कामकाज होंगे, अधिकतम वह कैसे कैसे भाषा के बारे में होगी, इन सभी की चर्चा जो है 343 के 1 में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो ये था भाषा का विविध रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, तो हम लोग शुरू करते हैं, आगे इससे बढ़ेंगे। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। इससे भी सवाल बहुत बार बना है सीटेट में और बन सकता है। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, ये त्रिभाषा सूत्र क्या है इसके बारे में समझते हैं, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। देखिए त्रिभाषा सूत्र, पहले तो ये जाने कि त्रिभाषा सूत्र आया कहाँ से, या शब्द किसने दिया, या इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, इस पर हम बात करते हैं। देखिए त्रिभाषा सूत्र जो है, इसका इतिहास अगर हम देखें तो ये कोठारी कमीशन का नाम आप लोग सुने होंगे। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन की नाम आप लोग सुने होंगे, जो 1964-66 के आसपास बनाई गई थी। 1964-66 के आसपास बनाई गई थी कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था, तो उसमें उन्होंने त्रिभाषा सूत्र का जिक्र किया था कि भारत को अगर भाषाई सूत्र में बांधना है या भाषा को लेकर विवाद ना हो, तो ये त्रिभाषा सूत्र अपनानी पड़ेगी, त्रिभाषा सूत्र पर चलना होगा हमें। तो क्या है त्रिभाषा सूत्र, आइए देखिए। त्रिभाषा सूत्र को अगर हम 2 भाग में बांट के हम सीखें तो ज्यादा बेहतरीन होगा। एक पहले हम देख लेते हैं, एक नॉर्थ इंडियन वाले के लिए। जो नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन मतलब हम लोग बिहारी, यूपी बिहार, हिमाचल प्रदेश, आगे जो हिंदी भाषी जो स्टेट कहलाता है, हिंदी है ना, हिंदी स्टेट या हिंदी भाषी स्टेट, शॉर्टकट में हिंदी स्टेट हम लिख देते हैं, वो नॉर्थ इंडियन होता है। और एक होता है नॉन हिंदी स्टेट की अगर बात करें, नॉन हिंदी स्टेट जो है, नॉन हिंदी स्टेट में कौन कौन आ जाएगा, जो साउथ इंडियन है, ज्यादातर साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन है। और इसमें जो है कभी कभी ये आपका बंगाल भी और ये सब भी, उड़ीसा वगैरह सब भी आ जाता है नॉन हिंदी स्टेट में। साउथ इंडियन तो आता ही आता है, क्या है, साउथ में अलग अलग भाषा है सब जगह। तो इसको त्रिभाषा सूत्र में 2 कैटेगरी में इसको बांट करके दिया गया था, जिसमें कहा गया था जो नॉन हिंदी स्टेट वाले होंगे, इसमें जो भाषा का रूप होगा वह 3 प्रकार से इस प्रकार होगा। पहला जो लैंग्वेज होगा, पहला लैंग्वेज क्या होगा, मातृभाषा ही होगा, मातृभाषा या मदर टंग होगा। तो मातृभाषा ही होगा। मातृभाषा मतलब उसका जो क्षेत्रीय भाषा है वो ही होगा, बच्चों का वो क्षेत्रीय भाषा का वो पालन करे, क्षेत्रीय भाषा में वो शिक्षा दीक्षा दे, जो करना करे। और दूसरा जो होगा वह कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL होगा। इसमें जो इन्होंने बात किया था, जो हिंदी स्टेट वाले हैं, इसमें जो बात किया था, तो इसमें कहा गया था कि इसमें क्या होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश होगा। क्या होगा, इंग्लिश कहा गया था, इसमें इंग्लिश होगा। और तीसरा जो माना गया था, इसमें भी कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा, लेकिन इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश को छोड़कर, है ना, छोड़कर कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा, इंग्लिश को छोड़ करके, है ना, इंग्लिश को छोड़ करके होगा, ठीक है। और इधर हम बात करते हैं जो नॉन हिंदी स्टेट है, जैसे कि साउथ इंडियन में आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है, ये सभी स्टेट है। तो इन सब में जो कहा गया है 3 भाषा को बांटा गया था, तो इसमें भी इस तरह से 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला जो था भाषा के रूप में इन्होंने कहा कि मदर टंग तो होगा ही, जो मदर टंग है वह तो होगा ही, और साथ ही साथ या रीजनल लैंग्वेज भी इसे हम बोल देते हैं, रीजनल लैंग्वेज तो होगा ही। साथ में दूसरा जो होगा वह दूसरा क्या होगा, ये दूसरा जो होगा ये इसका ये होगा, इंग्लिश होगा। दूसरा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश होगा, वह इंग्लिश इन्होंने माना और इंग्लिश इसको कहा गया कि इंग्लिश आप रखिए दूसरा इंडियन लैंग्वेज के रूप, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में। और तीसरा इन्होंने कहा कि तीसरा जो होगा, नहीं यहाँ पर थोड़ा दुविधा है, इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं। दूसरा लैंग्वेज की जब बात किया गया था, तो इसमें कहा गया था इंग्लिश नहीं होगा, दूसरा आपको नॉन हिंदी बेल्ट जो होगा उसको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, दूसरा लैंग्वेज के रूप में हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हम माइंड से उतर रहा था, लेकिन अब सही है कि हिंदी को दूसरा लैंग्वेज के रूप में नॉन हिंदी स्टेट वाले को रखना ही पड़ेगा।
और तीसरा जो होगा वो आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, चाहे आप उसको इंग्लिश में रखिए या फिर कोई जर्मन रखिए या दूसरा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप रखिए, और वर्ल्ड का भी कोई जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से त्रिभाषा सूत्र को बांटा गया था। हम साइड हो जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो हम यहाँ इसको ये कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। ज़्यादा लंबा बनेगा तो आप देखिएगा भी नहीं मुझे पता है लोग कितने शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन कभी भी सफलता का कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं होता है। हमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है और धीरे धीरे हम सफल भी होते हैं। तो आइए अब हम ये त्रिभाषा सूत्र हम समझ गए अच्छा से। त्रिभाषा सूत्र में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एक लैंग्वेज लर्निंग में एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछता भी है, भाषा अर्जन है ना, और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अगर इंग्लिश में बात करें, जब इंग्लिश इसलिए लिख देते हैं, आपको जो लैंग्वेज 2 के रूप में जो इंग्लिश रखता है तो उसको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ता है, उसमें भी यही सिलेबस है। अर्जन मतलब हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ये लर्निंग हो गया। अब इस दोनों का अंतर को हम समझेंगे। एक्विजिशन क्या है, भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम क्या है, और दोनों में क्या अंतर है, इस बारीकों को हम समझेंगे। देखिए भाषा अर्जन से शब्द से ही हमको लगता है कि हम अर्जित करते हैं कोई चीज को, हम क्या किए स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी इफर्ट का, बिना कोई कोशिश का, बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए, है ना। कोई नियमबद्धता तरीके से हम नहीं सीखते हैं, वो ऐसे ही हम सीख जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है, तो उसी को हम भाषा अर्जन कहते हैं। आप देखे होंगे कि आपके आसपास के गांव में अगर आप रहते होंगे या फिर आसपास में कोई कुछ लोग होंगे जो किसी दूसरे स्टेट जाते हैं, या तो वो काम करने जाते हैं या कोई ना कोई जॉब होगा तो वो जाते होंगे। तो वो जो वहाँ जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे गांव का एक लड़का था, वह गया तमिलनाडु काम करने के लिए, तमिलनाडु गया। तमिलनाडु में वह मुश्किल से 3 से 6 महीना या 6-7 महीना रहा होगा। उसके बाद वहाँ से वापस आया तो उसका जो तमिल में वो बोल रहा था। हम उनसे मिले तो बातचीत किए तो वो तमिल में, हम बोले कि तमिल सीखा, तो बोला हाँ तमिल हम सीखे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो अर्जन भाषा को अर्जित कर लिया तुम साइकोलॉजी तमिल, तो वह तमिल में अच्छा से बोल रहा था, जो कि उसको ना तो तमिल का ग्रामर पता होगा, ना तमिल का नियम तरीका पता होगा कैसे भाषा सीखा जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ माहौल में रहा, इन्वायरमेंट में रहा और उस चीज़ को वह सीख गया। इसी को भाषा अर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को भाषा अर्जन बोलते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा। और अधिगम क्या होता है? तो अर्जन में अगर हम बात करें तो यह एक सहज प्रक्रिया है, इसमें ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, और सब सोचिए, अर्जन की और बात करें तो हम और होगा, तो यह स्वाभाविक यानी बाय नेचुरल ही हम सीख जाते हैं। सह प्रक्रिया भी कह सकते हैं इसको अर्जन में। उसके साथ यह अचेतन प्रक्रिया है, यह अचेतन प्रक्रिया है, यानी चेतन नहीं है, अनकॉन्शियस में ही हम सीख जाते हैं। अनकॉन्शियस अचेतन प्रक्रिया है, ये हो गया। और क्या हो सकता है? तो भाषा अर्जन क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया वो या अर्जित संपत्ति है, वो हम जब नियम चोम्स्की का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अभी तक तो यही पढ़िए। और इसे जो हम ये एक्विजिशन करते हैं वह कहाँ से करते हैं जी? तो ये हम वातावरण से करते हैं, वातावरण के माध्यम से, या वातावरण में हम रह करके भाषा को अर्जित कर सकते हैं। हालांकि भाषा सीखते भी है, वो भी परिवेश का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है भाषा सीखने में भी और भाषा अर्जन करने में भी। तो दोनों में भाषा का, परिवेश का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता ही है। और अधिगम की बात करें तो यह जो है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो इसमें है, यह नियमबद्ध प्रक्रिया नहीं है, यह नियमबद्ध प्रक्रिया नहीं होता है, यह नियमबद्ध प्रक्रिया
प्रक्रिया नहीं होता, नहीं होता। जबकि लर्निंग जो है, लर्निंग क्या होता है, एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, एक ग्रामर पर आधारित प्रक्रिया है। हाँ, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग एक क्या है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। यह नियमबद्ध प्रक्रिया है, नियमबद्ध प्रक्रिया है, यह नियमबद्ध प्रक्रिया है। और लर्निंग नियमबद्ध प्रक्रिया, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसके लिए एक परिवेश की, एक अच्छा परिवेश की जरूरत होती है। हालांकि अर्जित करने के लिए भी एक परिवेश की जरूरत होती है। और ये लर्निंग जो होती है, भाषा अधिगम लर्निंग, या स्कूल से हम सीखते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सहायता, संस्था के मदद से, संस्था के द्वारा, या फिर किससे सीख सकते हैं जी, शिक्षक से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, है ना, है ना। स्कूल में या संस्था से या टीचर के द्वारा हम जो है भाषा को सीखते हैं। उसका एक निश्चित ग्रामर होता है। पहले हम जैसे कि अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम वर्ड का अध्ययन करते हैं, फिर वर्ड का जो फोनिम्स का जो है उसको पढ़ते हैं, सिंटैक्स पढ़ते हैं, ग्रामर का बहुत सारा रूल है। तो ये इस तरह से हम उनका एक क्रमागत रूप से अध्ययन करते हैं। एक नियमबद्ध प्रक्रिया है, एक तरीका है अधिगम का। लेकिन अर्जन का कोई, भाषा अर्जन का कोई तरीका नहीं है, कोई नियमबद्ध प्रक्रिया नहीं है। वह स्वभावतः जिस माहौल में हम रहते हैं वो हम सीख जाते हैं, है ना। हमें पता भी नहीं चलता और हम उस भाषा को हम सीख जाते हैं, और सीख क्या जाते हैं, अर्जित कर लेते हैं और बोलने भी लगते हैं। और आप ये नहीं समझिएगा कि वो अच्छा से नहीं बोल पाता, बोलने के लिए बहुत अच्छा बोल पाता है। अब ग्रामर में थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक, लेकिन भाषा बोलने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये अंतर था मुख्य भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में। जब हम आगे बढ़ेंगे, अधिगम अर्जित भाषा का जो सिद्धांत पढ़ेंगे, जो स्किनर का है, पियाजे का है, वाइगोस्की साहब का है, साथ में आपका ये नेम चोम्स्की का है, तो उसमें हम और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये था अभी तक का आपका भाषा को लेकर के। मैंने सिर्फ भाषा टॉपिक पर, ये लैंग्वेज के बारे में मैंने पढ़ाया, और लैंग्वेज को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया, लैंग्वेज में क्या क्या सवाल बन सकता है लैंग्वेज से, उनके बारे में मैंने आपको बताया। आगे फिर हम सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, आगे थ्योरी फिर बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़े। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और आप सभी को दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरा चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। मेरा कोशिश होगा, देखिए शुरुआत में हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा सीख ही रहे हैं एक तरफ से यूट्यूब पर। हाँ, ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं, अच्छा से पढ़ा लेते हैं, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा लेट शुरुआत की है। पर कहा जाता है कि